बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसका स्ट्रक्चर यहाँ आपको दिखाया गया, लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर, बट इसको हम बाद में देखेंगे। पहले आप यहाँ देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उस पूरे इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, नाम इसका क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। नाम तो लार्ज है बट ये होता छोटा है। ठीक है, इसकी साइज जो छोटी होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, तो नाम लार्ज इसका क्यों पड़ा? वो जो है इसके डायमीटर की वजह से, है ना, ये जो होता है चौड़ा ज्यादा होता है। तो नाम लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि नाम जो है वो चौड़ाई पर डिपेंड करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है बट उसका ल्यूमेन, है ना, यानी कि उसका डायमीटर कम है, तो उसका पतला, एक पतली सी ट्यूब है। ठीक है, 2 तरीके की पाइप है, एक पतली पाइप है और एक मोटी पाइप है। ठीक है, तो मोटी पाइप जो है उसकी मोटाई की वजह से, पाइप कितना मोटा है, कितना अंदर से ल्यूमेन इसमें कितना है, इसकी वजह से इसको लार्ज कहते हैं। और स्मॉल वाले में लंबा है, वो लेंथ उसकी ज्यादा है बट उसका ल्यूमेन कम है, उस वजह से इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, तो नाम लेंथ की वजह से नहीं है बल्कि नाम किसकी वजह से है? डायमीटर की वजह से है। तो लार्ज इंटेस्टाइन को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में। पहला हो गया सीकम, दूसरा हो गया कोलन और तीसरा हो गया रेक्टम। ठीक है, इस पूरे लार्ज इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये वाला पोर्शन जो है ये इसको हम बोलते हैं सीकम। ओके, उसके बाद यहां से आप देख रहे हैं ये पोर्शन, ये वाला लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन, और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोलन। ठीक है, ये वाला पोर्शन कोलन हो गया। उसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं थर्ड वाला क्या है? ये रेक्टम, है ना। तो फर्स्ट हो गया सीकम, सेकेंड हो गया कोलन, ठीक है, और थर्ड हो गया रेक्टम। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन को कितने भाग में बांटा गया है? 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो देखिए अंदर क्या है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट यहां जाकर के ओपन होता है? तो वो कौन है? इलियम। ठीक है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन इलियम में ओवर हो गया, डन हो गया। एब्जॉर्प्शन वहां पर कंप्लीट होने के बाद यहां से इलियम से अब फूड मटेरियल जाएगा किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन की किस भाग में जाता है फूड मटेरियल? तो इलियम ओपन हो रहा है कहां? सीकम में। ठीक है, यानी कि फूड मटेरियल अब कहां आएगा? सीकम में आएगा। और सीकम के पास ही आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा? अपेंडिक्स दिखाई देगा, जिसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे एक अलग सेपरेट वीडियो में। ठीक है, अपेंडिक्स क्या होता है? ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल का मतलब एक अवशेषीय अंग है, जिसका पहले बहुत ज्यादा रोल हुआ करता था बट आज के डेट में इसका रोल नहीं है। ठीक है, तो ये अपेंडिक्स क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। ओके, तो अब देखिए फूड मटेरियल इलियम से कहा आ गया? सीकम में आ गया। ओके, और सीकम में यहाँ पर जो रेड आप देख रहे हैं, यानी कि कुछ स्पेशल बात है यहाँ पर। सीकम में मौजूद होते हैं बैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया। ओके, ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया जो होते हैं ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, जो कि सिम्बायोसिस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कौन होते हैं ये? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो कि सिम्बायोसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। सिम्बायोसिस क्या होता है? सिम्बायोसिस का मतलब कि अगर ये हमने इनको 2 ऐसे ली, जैसे इसको भी इससे फायदा हो, इसको भी इससे फायदा हो, दोनों ही एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस, ये इस तरीके से एक दूसरे को बेनिफिट देकर के साथ रहना, इसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, तो ये ई कोलाई बैक्टीरिया जो है ये सिम्बायोटिक होते हैं। तो ये हमको क्या फायदा देंगे? अगर ये हमारे अंदर है, ठीक है, सिम्बायोसिस का रिलेशनशिप निभा रहे हैं, तो हमको ये कुछ फायदा भी देंगे। और इनको क्या फायदा है? इनको फायदा ये है कि हमने उनको रहने के लिए घर दिया है, जिसका हम रेंट भी नहीं लेते हैं। ठीक है, रेंट के तौर पे हम इनको यही कहते हैं कि ठीक है चल तू थोड़ा मेरा काम कर देना, है ना, तो हम इनसे रेंट भी नहीं लेते हैं। तो ये इनको हमने रहने के लिए जगह दिया है, घर दिया है, और घर के साथ साथ इनको हम फूड मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने घर भी दिया है और खाना भी दिया है। बदले में ये क्या करते हैं? तो देखिए ये तो हमारा हो गया काम। ये करते क्या है? ये हमारा लोड कम करते हैं। ठीक है ना, इनका काम देखिए, बहुत सारे इनके काम है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन सा है? ई कोलाई, है ना। ये क्या करता है? विटामिन का सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस का मतलब बनाना। ये कुछ विटामिन बनाता है, साथ ही ये क्या करता है? रेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जो फूड मटेरियल इतनी सारी जगहों से भी डाइजेस्ट नहीं हो पाया, बचा रह गया। वैसे तो डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है कि मशीन है तो पूरा डाइजेशन कंप्लीट करेगी, बट 100% हम नहीं कह सकते। तो जो थोड़े बहुत अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रह जाते हैं, जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल रह जाते हैं, यानी कि एब्जॉर्प्शन भी इलियम से अगर कंप्लीट 100% नहीं हो पाया, जो थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन में भी रह गया है फूड मटेरियल, उनका ये फर्मेंटेशन करते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन का मतलब कि अब उनको ये तोड़ते हैं, है ना, कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो रह गया है वो उसको तोड़ देंगे, जो अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल रह गया है उसको भी तोड़ देंगे ये। ठीक है, ये फर्मेंटेशन करते हैं। तो क्या इनको बोला है आपने कि तुमको रहने के बदले में फर्मेंटेशन करना पड़ेगा? नहीं,
इनको बोला नहीं गया है, बट ये फर्मेंटेशन इसलिए करते हैं ताकि वो उसको तोड़ करके और उसमें से फूड मटेरियल ले सके, ठीक है, उसमें से भोजन लेकर के ये खा सके, ये अपना काम करते हैं, ठीक है। तो ये फर्मेंटेशन करेंगे और फर्मेंटेशन करने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल था, अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल था, वो टूट जाता है H2 में, CO2, CH4, ये सारी गैसेस बनती हैं, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को जब ये तोड़ते हैं तो ये सारी गैसेस बनती हैं। तो यानी कि इन्होंने हमारा काम किया, ठीक है, लोड हमारा थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, कम किया। ह्यूमन, इंसानों का इन्होंने क्या किया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ने लोड कम किया कि एब्जॉर्प्शन इन्होंने कर लिया, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को भी तोड़ दिया, तो यहाँ पर थोड़ा काम हो गया है ना, यानी कि इनके काम को इन्होंने थोड़ा सा हल्का किया है। उसके अलावा ये क्या करते हैं, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड जो कि क्या है, एक फाइनल प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। प्रोटीन क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, और वो टूट गया किसमें, एमिनो एसिड में, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो एमिनो एसिड का भी ये जो बचा रह गया अनएब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब नहीं हो पाया था तो एमिनो एसिड रह गया था फूड मटेरियल में। जो इलियम से फूड मटेरियल आ रहा है इसमें थोड़ा सा इनको मिल गया एमिनो एसिड भी, उस एमिनो एसिड का भी ये डिकम्पोजिशन कर देते हैं, इसको भी तोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसको भी डिकम्पोज कर देते हैं। तो जब डिकम्पोज करते हैं तो बनता क्या है, H2S गैस बन जाता है, CO2 गैस बनता है, कुछ एमिन्स बनते हैं, और ये सब जो गैसें बनते हैं इनकी वजह से जो है खट्टी डकार और गैस, ये सब जो प्रॉब्लम होता है ना, ये इनकी वजह से ही होता है, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया यहाँ पर कि इस तरीके का, अगर ज्यादा तो हो, ऐसा हमेशा नहीं हमको लगता है कि ऐसे खट्टी डकार आ रहा है, गैस की प्रॉब्लम हमेशा नहीं लगता है, कभी कभी जो कुछ ज्यादा हो जाए ऐसा, तो जब ज्यादा ही ये ब्रेक डाउन कर देते हैं या ज्यादा ही अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल इधर पहुंच जाए तब हमको ऐसा लगता है। अदरवाइज इन्होंने ये काम करके हमारा लोड कम किया है, बहुत सारी चीजों को इन्होंने ले लिया। जब इन्होंने ले लिया तो इनको उन चीजों का एब्जॉर्प्शन नहीं करना पड़ेगा, तो काम हल्का हो गया, ठीक है। फूड मटेरियल को इन्होंने ही तोड़ दिया, यही खा गए, तो यही जब खा गए तो यहाँ पर इनका भी जो काम है एब्जॉर्प्शन करने का, उसको इन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया। कम चीजें एब्जॉर्ब करनी पड़ेंगी, है ना। उसके बाद तो इसलिए इनको हम बोलते हैं कि ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है और इस प्रोसेस को सिम्बायोसिस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है। हमने क्या दिया, इनको खाना दिया, रहने की जगह दी, और इन्होंने हमको क्या दिया, इन्होंने हमारे काम का लोड कम किया। अब फूड मटेरियल यहाँ से आगे की तरफ बढ़ता है, तो ये कौन सा पोर्शन है बच्चों, इसको हम बोलते हैं कोलन, है ना। अब सीकम के बाद भोजन कहाँ की तरफ बढ़ रहा है, कोलन की तरफ बढ़ रहा है। जो ये कोलन ऊपर की तरफ जो कोलन जा रहा है, इसको हम बोलते हैं एसेंडिंग कोलन, ठीक है। कोलन का वो पोर्शन जो ऊपर की साइड में जा रहा है, एसेंडिंग कोलन, यानी कि अब जो भोजन है ना, अब उसको चढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है, भोजन इधर की तरफ जाएगा। और ये जो एसेंडिंग कोलन है, ये कितना होता है, 15 सेंटीमीटर का होता है, ये है ना, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। उसके बाद कोलन को फिर इस तरीके से जाना पड़ेगा, ठीक है, एक झूला झूलना पड़ेगा कोलन को इस तरीके से। इसको कोलन के इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है। तो ये एसेंडिंग कोलन, ये ट्रांसवर्स कोलन होता है। जो ट्रांसवर्स कोलन होता है वो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। उसके बाद अब कोलन वापस नीचे स्लाइड करेगा, ठीक है। तो कोलन नीचे की तरफ आ रहा है, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन। ये 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। यहाँ के बाद कोलन जो है थोड़ा यहाँ पर यूं मुड़ा हुआ होता है ना, इस तरीके से कोलन थोड़ा सा मुड़ करके और तब आगे आता है। इसको हम सिग्मोइड सेगमेंट कहते हैं, सिग्मोइड सेगमेंट। ये जो होता है ये 40 सेंटीमीटर का होता है, सिग्मोइड अंदर से होकर के आएगा ना, तो आपको वहां पे थोड़ा सा ये मुड़ा होता है, घूम करके आता है, तो ये लंबा होता है, 40 सेंटीमीटर का होता है सिग्मोइड सेगमेंट। ओके, ये कहाँ पाया जाएगा, डिसेंडिंग कोलन के ठीक बाद में ये सिग्मोइड सेगमेंट यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद अब भोजन यहां तक आने के बाद अब भोजन अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जिसको कि अब डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, अब उसमें कोई काम बाकी नहीं रह गया है, वो सारा इस रेक्टम में आकर के स्टोर हो जाता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जब भोजन आ रहा था, इतना इसको भोजन को घुमाया गया, तो घुमाने का मतलब कि जरूर कुछ यहाँ पर काम भी किया गया होगा। तो फूड मटेरियल का यहाँ क्या होता है, यहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों, इसका फंक्शन होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन, है ना। अब देखिए जो भोजन यहाँ से, जो इलियम से भोजन आया, इलियम वहां अंदर तो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो गया, बट उस भोजन में पानी अभी बाकी है, ठीक है ना, वाटर है, उसमें न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट्स नहीं सॉरी, वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये सारी चीजें अभी फूड मटेरियल में है, उसमें केवल एब्जॉर्ब क्या हुआ है, ओनली न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हुआ है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए,
और जो बचा है उसको हम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार शरीर से कोई भी चीज बाहर वेस्टेज नहीं किया जाता है। जिसकी जरूरत है उन सब चीजों को ले लिया जाता है, ठीक है। तो भोजन में जो भी पानी है ना उसको ले लिया जाएगा, उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। अगर इसको छोड़ दिया गया और वेस्ट हो गया तो हमारे शरीर से इतने वाटर, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन, ये सारी चीजें वेस्टेज हो जाएंगी। तो उनको रोकने के लिए, अब उनको एब्जॉर्ब करने के लिए बनाया गया है ये लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहां से जब भोजन यहां से होते हुए यहां तक आता है, तो इतना जो टाइम मिला, इस टाइम में भोजन से पानी को ले लिया जाता है शरीर के अंदर, क्योंकि शरीर को वाटर की जरूरत है। यहां से मिनरल्स को ले लिया जाता है शरीर के अंदर, ठीक है, क्योंकि उसकी भी जरूरत है। इलेक्ट्रोलाइट्स को भी अंदर ले लेते हैं। विटामिन वगैरह जो चीजें है ना, अच्छी चीजें, उनको भी एब्जॉर्ब कर लेता है कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। आपने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इसको भी आप देख रहे हैं ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसे ऐसे फूले इसके मसल्स निकले हुए हैं ना, ऐसे ये जिसके ये फूले से मसल्स निकले होते हैं, इसको बोलते हैं हॉस्ट्रा, ठीक है। तो ये जो हॉस्ट्रा होता है, इसकी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया भी क्या होता है? अंदर से बढ़ जाता है, ताकि इतनी लंबाई के दौरान, इतना जो लंबाई ये है, उसके साथ साथ इसने अपना सरफेस एरिया और ज्यादा बढ़ा लिया हॉस्ट्रा के थ्रू। तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? एब्जॉर्प्शन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है ना। एब्जॉर्प्शन यहाँ पर क्या हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में क्या हो रहा था एब्जॉर्प्शन? वो हो रहा था न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन। और इन्होंने क्या एब्जॉर्ब किया? इन्होंने वाटर, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन का एब्जॉर्प्शन कर लिया, ठीक है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो यहाँ पर आकर के स्टोर हो जाता है। देखिए, रेस्ट अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड फूड, ठीक है ना। जो सेमी सॉलिड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता, वो स्टोर हो जाता है किसमें? रेक्टम में। पर डे लगभग कितना अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल स्टोर होता है? 150 से लेकर के 200 ml पर डे स्टोर होता है रेक्टम के अंदर, ओके। अब देखिए, इस रेक्टम की अगर हम बात करें तो रेक्टम में आप देख रहे हैं, एक सेकेंड बच्चों, आपने रेक्टम में यहां पर आप देखेंगे कि इसमें जो है ना, अंदर में इस तरीके से एनल कॉलम्स होता है, जिसके अंदर देखिए कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। ये कॉलम जैसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिसमें आर्टरीज और वेन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? आर्टरीज और वेन होते हैं। यहाँ पे ये जो कॉलम दिखाई गया है, ठीक है, इसमें से यहाँ पर देखिए रेड से जो दिखाया गया है ना, उसको आर्टरी आप समझिए, जो ब्लू से दिखाया गया है आप उसको वेन समझिए। तो यहाँ पर आर्टरीज और वेन होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इस एनल कॉलम जो है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है ना, ये फूल जाता है। स्वेलिंग आने की वजह से, ये जब स्वेलिंग आ जाती है ना, इसे प्रोसेस को बोलते हैं पाइल्स की प्रॉब्लम होना, ठीक है। और जो इसमें वेन्स होते हैं, वेन्स ब्लू कलर वाले वेन्स, ठीक है, इसमें ब्लड आर्टरीज है और वेन है जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, जो कि इस एनल कॉलम में मौजूद है। उस वेन में कभी कभी जो है इसके स्वेलिंग होने की वजह से जो वेन है वो भी क्या होता है? फट जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगता है, ठीक है। तो ये सब जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो यहाँ एनल कॉलम में स्वेलिंग होने की वजह से, ठीक है। और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो कहाँ स्टोर होता है? यहाँ रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल स्टोर हो जाता है। दो और भी प्रॉब्लम आपने सुना होगा, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। तो ये डायरिया प्रॉब्लम मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बनाया है। डायरिया प्रॉब्लम क्या होता है? जब इनका काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। अगर इन्होंने, डायरिया का मतलब होता है कि अगर इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया किसी कारणवश, ये जो है काम नहीं कर पा रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन खुद भी बीमार है, ठीक है। तो जो फूड मटेरियल इसमें आएगा, उस फूड मटेरियल में जो वाटर अवेलेबल होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन कह रहा है कि मेरे से काम नहीं होगा ना, बीमार हूं, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जब खुद बीमार रहता है तो वो वाटर का एब्जॉर्प्शन उसमें से कैसे कर पाएगा? तो ये अपना काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फूड मटेरियल यहीं पर स्टोर रह जाता है, ठीक है, उसमें से पानी निकल नहीं पाता है। इसी को हम कहते हैं लूज मोशन होना। तो वो फूड मटेरियल बिना वाटर और मिनरल्स, विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स बिना एब्जॉर्ब हुए ही वो फूड मटेरियल यहां से होकर के आकर के रेक्टम में स्टोर हो जाते हैं। और इसी प्रॉब्लम को बोला जाता है डायरिया, है ना, लूज मोशन होना, ठीक है ना। तो पतला होता है, लूज मोशन होता है, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है। ज्यादा इसलिए है क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसने एब्जॉर्ब नहीं किया। क्यों एब्जॉर्ब नहीं किया? क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन की तबीयत खराब है। तबीयत कैसे खराब है? इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है ना, उसकी वजह से तबीयत खराब हो गई है। तो इसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम को डायरिया।
उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम एक होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन कुछ ज्यादा ही एक्टिवेट हो गया है और वो फूड मटेरियल से बहुत ज्यादा ही वाटर एब्जॉर्ब करने लगेगा। ठीक है ना, इतना ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने लगता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल यहाँ पर स्टोर है वो सेमी सॉलिड न होकर के धीरे धीरे वो सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो डायरिया में इंफेक्शन की वजह से एब्जॉर्प्शन वाटर का कम हो जाता है या नहीं हो पाता है, और कॉन्स्टिपेशन में एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इस वजह से ये दो प्रॉब्लम यहाँ पे होते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ये हमने जो ह्यूमन डाइजेशन चैप्टर था वो हमने पूरा क्लियर कर लिया है। और आप देखेंगे कि मेरे वीडियोस में जो बोर्ड पर आपको पूरा हर एक चीज टोटल वहां पर 1 नंबर के क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको सिर्फ डायग्राम के थ्रू यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, कोई भी इतना ज्यादा आपको नोट्स ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आप डायग्राम रिवीजन के लिए आपके पास शॉर्ट होता है, मतलब थोड़ी जगह में ज्यादा चीजें रिवीजन आप कर सकते हैं ना, बहुत ज्यादा यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर के सारी चीजें पूरा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो बच्चों, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अभी के इतना ही।